Good morning, student. Today we'll discuss parts formed by endosymbiosis. Scientists have found that some part of the cell were formed due to the entry of a unicellular organism into another. The cell that entered was bilayered membrane bounded and had genetic material in it. साइंटिस्ट ने देखा कि सेल के कुछ पार्ट जो है ये क्या हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं या तैयार होते हैं. कैसे? ड्यू टू एंट्री ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर. उसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंटर होने की वजह से कुछ सेल के पार्ट फॉर्म हो जाते हैं और वो बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन फाउंड करते हैं और उसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है. एज टाइम पास दिस बिकेम सिम्बायोटिक इनहेबिटेंट्स इन द होस्ट सेल. इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म उसी सेल में रहने जाते हैं और वो उसी में रहने लगते हैं. दे गॉट शेल्टर इन द होस्ट सेल. उनको शेल्टर मिल जाती है वहाँ पे. वाइल द होस्ट सेल गॉट सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम द गेस्ट सेल. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको होस्ट को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, और गेस्ट को मिल रहा है शेल्टर. दिस गेस्ट सेल फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया और द क्लोरोप्लास्ट. और यही गेस्ट सेल क्या फॉर्म करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. द फॉर्मर मेनली हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द होस्ट सेल. फॉर्मर मीन्स यहाँ पे गेस्ट सेल जो है प्रोवाइडिंग एनर्जी, वाइल लेटर प्रोवाइड सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू इट. जो होस्ट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो आपका गेस्ट सेल है, और होस्ट सेल उसके बदले में लेटर मेनली प्रोवाइड सम, और गेस्ट सेल को होस्ट सेल क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया. डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम लाइक स्पेरिकल, रॉड शेप और ब्रांच शेप. हम माइटोकॉन्ड्रिया में के जो शेप की बात करते हैं तो वो कैसे है? कोई स्पेरिकल है, रॉड शेप है या ब्रांच है. दीज आर नियरली 6 to 10 टाइम शॉर्टर दैन द न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस से क्या है? बहुत छोटे होते हैं, 6 to 10 टाइम शॉर्टर. अराउंड 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया इज इन अ सेल. एक सेल में 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं. 15 to 20% ऑफ मैमेलियन लिवर सेल कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कितने माइटोकॉन्ड्रियाज लिवर सेल में रहते हैं? 15 से 20%. माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेशन ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? वो हमें मदद करता है रेस्पिरेशन में. इट फंक्शंस एज एन एनर्जी सोर्स. इसके अलावा ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी में जो वेरियस रनिंग लाइफ प्रोसेसेस होती है उसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइडर है माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondrial genetic material passes from one generation to the other as mitochondria divide within the cell during cell division. माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है. कब जाता है? डिवाइड विद इन द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब होता है सेल टूट के 2 सेल बन जाते हैं उस समय ये जेनेटिक मटेरियल उसमें उसके साथ जाता है. इस तरह से ये क्या होता है? जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं. फिलहाल आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में. वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इनसाइड अ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है और उसका शेप कैसा है? 6 to 10 टाइम शॉर्टर देन द न्यूक्लियस. ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लास्टिड. दीज आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल. प्लास्टिड जो है हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलते हैं. वी डू नॉट फाइंड देम इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं रहते हैं. प्लास्टिड में बी ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स. प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं. एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट. उसमें पिगमेंट्स है तो फिर वो कलर्ड हो जाएंगे, और पिगमेंट नहीं है तो कलरलेस हो जाएंगे. ऑफन फाउंड एज स्टार्च फील्ड बॉडीज इन मेज, पोटैटो एंड रेडिश सेल.
सब ने मेज़ को देखा है, आलू को भी देखा है, मूला भी सब खाते हैं। तो वाइट कलर के रहते हैं, ऑफन प्रेजेंट एज अ स्टार्च। उसमें जो प्रेजेंट है वाइट कलर का मैटर, दैट इज प्लास्टिड, एंड दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। देन कलर्ड प्लास्टिड। कलर प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो दीज कंटेन वेरियस पिगमेंट्स एंड आर फाउंड इन सम सीड्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। कलर्ड प्लास्टिड जो है वेरियस सीड्स में, फ्लावर्स में, लीव्स में हमें देखने को मिलते हैं। द ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इट में बी ऑफ वेरियस शेप, और उनके शेप भी अलग अलग होते हैं, डिस्क, केक, लैडर लाइक, रिबन लाइक, स्टार शेप, रिंग शेप, रेटिकुलेट। द डायमीटर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नियरली ट्वाइस दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डबल साइज का होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म अ कॉइन शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलोकॉइड। या आप थाइलोकॉइड्स को देख रहे हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। कॉइन शेप का स्टैक बनाया एक के ऊपर एक, तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उस तरह से इसका शेप है, उसको हम बोलते हैं थाइलोकॉइड। एंड देयर इंटरकनेक्शंस, थाइलोकॉइड अरेंज इन स्टैक लाइक मैनर कॉल्ड एज ग्राना। और वो जो स्टैक लाइक मैनर में अरेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्राना या ग्रानम। स्ट्रोमा इज द सब्सटेंस फिल्ड बिटवीन दिस मेम्ब्रेन, और इसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट एसेंशियल है। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट इज ऑफन कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है वही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और किचन से हमें हमेशा फूड ही मिलता है। हाउ वुड द वर्किंग ऑफ द सेल बी अफेक्टेड इफ माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेंगे तो आपके सेल का फंक्शन क्या होगा? रेस्पिरेशन ही स्टॉप हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को याद करो, क्या हो जाएगा वहाँ पे? यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस, एनर्जी प्रोवाइडर ही नहीं रहेगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, राइट? What were the special feature of organism that entered and started living symbiotically in host cell, that is gas cell? gas cell कौन से है? Mitochondrions. So far we had been gas cell कौन से है? यहाँ पे आ रहे हैं, आपने देखा होगा gas cells, mitochondria. So far we had been studying eukaryote cell, those containing a membrane bound nucleus. यूकारियोट और प्रोकारियोट को हम पढ़ चुके हैं। इसमें कैसे रहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस क्या रहता है? मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्रोकारियोट सेल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल की हम लोग, प्रोकारियोट और यूकारियोट हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रोकारियोटिक सेल कैसे होते हैं। these cells are bound by a cell wall and a cell membrane. इनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रहता है, बट दे लैक सम पार्ट ऑब्जर्व्ड इन यूकारियोट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। ये सब इसमें नहीं होते हैं, एब्सेंट है। द फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट आर कैरिड आउट बाय साइटोप्लाज्म। और ये फंक्शन कौन कैरिड आउट करता है? ये करता है आपका साइटोप्लाज्म। सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट ऑन इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में कुछ फंक्शंस प्रोकारियोट के होते हैं। these cells have ribosomes of smaller size as compared to eukaryote. अगेन राइबोसोम स्मॉलर साइज के है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। All the life processes like respiration, nutrition, excretion of waste go on in the cell. ये सारी लाइफ प्रोसेसेस सेल में ही होगी। All parts of the cell function in coordination with each other to carry out this process properly. It is just all parts of our body function in coordination to carry out these processes in our body. The cells have been called functional unit of living forms. Living forms का functional unit कौन सा है? सेल है। अब हम पढ़ते हैं इस सेल की कहानी, सेल थ्योरी। People believed for a long time that life originated spontaneously from air, water and soil. It is only a couple of centuries back, after long period of research, that we came to know that this was not so. Only living organism gave rise to other living organism.
But what was that unit from which life form and the structure of all organisms are made of? सबसे पहले जो है ना, बहुत पहले के समय में लोग क्या बिलीव करते थे कि ये जो लाइफ हमारी है वो किससे ओरिजिनेट होती है? एयर, वाटर और सॉइल से। ये तो बहुत कपल ऑफ सेंचुरीज बैक हमें पता चला, रिसर्च हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में नियरली हमें जाना पड़ेगा 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। सम साइंटिस्ट हु लार्जली कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स देयर मेथड्स जैकब शेल्डन, थियोडोर शैवान एंड रुडोल्फ विर्चॉक। ये साइंटिस्ट के नाम से जिन्होंने क्या किया है, अपना योगदान दिया है इस सेल थ्योरी के लिए। थियोडोर शैवान वॉज जूलॉजिस्ट, ये जूलॉजिस्ट का मतलब है एनिमल्स का स्टडी करने वाले, वाइल शेल्डन वॉज बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट का मतलब होता है प्लांट्स की स्टडी करने वाले। बोथ हैड एक्सटेंसिवली स्टडीड सेल्स एंड फाउंड दैट सेल वेयर दोज यूनिट दैट फॉर्म द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों ने उसका स्टडी किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एक कंक्लूजन पे आ गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हैं। नियरली 2 decades after this, in the year 1855, Rudolf Virchow found that cell divided गिविंग राइज टू न्यू सेल। और उसके बाद रोडोल्फ ने क्या बताया कि सेल जो है ये टूटता है, 2 नए सेल में फॉर्म होता है। This phenomena is explained by Rudolf. These scientists together proposed the cell theory that became a fundamental theory of life science. और इन तीनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ लाइफ साइंस। और उस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, देयर कम्युनिटीज एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, उनकी कम्युनिटी एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, और पहले वाले सेल से ही दूसरे सेल फॉर्म होते हैं। It is important to note that it took nearly 200 years from naming the cell to proposing the cell theory. How does the cell theory establish our understanding of cell? इस तरह से ये 200 साल लग गए इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि why are cells usually small? अब सेल की तो डिस्कवरी हो गई कि सेल से बना हुआ है, बट ये सेल इतना छोटा क्यों होता है? We have studied that there is a continuous exchange of material like nutrient, gases and excretory product between the cell and its surrounding. जब हम सेल की फंक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा ये सेल क्या करता है, बहुत सारे मटेरियल को एक्सचेंज करता है बिटवीन अपने से सराउंडिंग में। दिस हैपन्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, और ये सारी प्रोसेस जो होती है सेल के सरफेस से होती है। इफ़ द एक्सचेंज ऑकर्स अक्रॉस स्मॉल डिस्टेंस, और यदि उसका साइज छोटा रहेगा तो क्या होगा, लेस एनर्जी विल रिक्वायर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। आपका घर स्कूल के पास है तो आप स्कूल में जल्दी पहुंच जाएंगे कम समय में, और आपको थोड़ा देरी से निकलेंगे तब भी हो जाएगा। मतलब आपको एनर्जी वहाँ पे कम यूटिलाइज करनी पड़ेगी, जबकि जिसका घर स्कूल से बहुत दूर है तो उसको आने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, देन द मोर एनर्जी विल नीडेड। तो इस तरह से इन्होंने क्या सोचा कि इसलिए सेल का साइज़ क्या है, छोटा है, ताकि वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को, कौन से मटेरियल, न्यूट्रिएंट, गैसेस, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, तो वो एनर्जी उनको कम लगती है। इट कुड ओनली बी पॉसिबल इफ़ द साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल, और ये पॉसिबल है जब उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। इफ़ वी कंसिडर अ सेल टू बी स्पेरिकल, देन एज इट इज़ रेडियस डबल्स द इंक्रीज इन सरफेस एरिया वुड बी इन स्क्वेयर एंड दैट ऑफ द वॉल्यूम इन क्यूब। यदि सेल का साइज़ डबल हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया तो स्क्वायर में हो जाएगा और वॉल्यूम क्यूब में बढ़ जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज गिवन। यदि उसकी रेडियस 0.5 है तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा, रेडियस, वॉल्यूम होगा 0.6, सरफेस एरिया 3.4। इस तरह से जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम
क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, और उसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए सेल का साइज छोटा होता है। एज द रेडियस ऑफ द सेल इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑल्सो, वो सरफेस एरिया डबल एंड वॉल्यूम बिकम increase in cube. How does the radius affect the ratio of the surface area and volume? Answer is given here, you write down answer. Surface, if the exchange spread the radius double, increase in the surface area and volume in cube. This is the answer of the second question. And if the radius increases, volume and surface area also increases. Answer of second question. Larger surface area would increase the area of contact with resource outside the cell and thereby the chances of entry of the more resources into the cell. हाँ, सेल का एरिया यदि बढ़ जाता है तो उसमें और फॉरेन मटेरियल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल वुड इंक्रीज डिमांड फॉर मोर रिसोर्स, क्योंकि उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी न्यूट्रिएंट की। वी हैव सीन दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज लेस, increase in surface area is less as compared to the volume, thus the cell size would increase the demand for intake of resource from the surface. यदि उसका साइज बढ़ जाएगा तो उसकी भूख भी बढ़ जाएगी। लेसर सरफेस एरिया वुड फेल टू मीट अप द डिमांड, और सरफेस एरिया उतना उसकी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो जो एनर्जी रिसोर्सिंग हमें जिससे एनर्जी मिल रही है वो कम हो जाएगा। यू हैव ऑब्जर्व सम लार्ज सेल लाइक दैट ऑफ द एग ऑफ हेन, दीज हैव अटेन देयर मैच्योरिटी एंड देयर लाइफ प्रोसेस हैव बिकम वेरी स्लो। जब ये सेल मैच्योरिटी पे आ जाता है तो उनकी लाइफ प्रोसेस है स्लो हो जाती है। यू मे हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ इन स्पाइट ऑफ देयर लार्ज साइज दे रिमेन अलाइव, और इतना बड़ा साइज होने के बाद भी वो जिंदा कैसे रहते हैं, क्योंकि उनमें सेल है जो उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सेल्स अपीयर फ्लैट और टू डायमेंशन व्हेन वी ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो सेल हमें टू डायमेंशनल या फ्लैट नज़र आते हैं। नो मैटर हाउ सेल दे स्मॉल दे माइट बी, सेल्स आर एक्चुअली थ्री डायमेंशनल, बट सेल कैसे है, थ्री डायमेंशनल, हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। वी मे ऑब्जर्व द एक सेल ऑफ बर्ड और अ जूसी हेयर सेल ऑफ एन ऑरेंज टू गेट एन आइडिया ऑफ दिस। और इसका आइडिया हमें आना यदि देखना है तो हमें किसी ऑरेंज का या लेमन का जूसी हेयर लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि सेल्स का शेप कैसा है, थ्री डायमेंशनल है, उनको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी होती है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।